नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स का ये वीडियो उनके लिए है जिनको फिजिक्स से लगता है बहुत ज़्यादा डर। फिजिक्स पढ़ते ही नहीं है कि फिजिक्स तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आती, सब ऊपर से जाता है, क्या करें। तो देखो, फिजिक्स होती है दो तरह की। एक जो पूछी जाती है जेई वगैरह में, है ना। और एक ये जो हम लोग जीए जीएस में आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो वाली फिजिक्स। तो दोनों में अंतर है। जो टफ़ आप लोग कहते हैं या कहते हैं जो समझ में नहीं आती होती, वो भी टफ़ नहीं है। जिसका सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग लगती है उनके लिए, लेकिन आप लोगों के लिए वो चीज़ होती है ये वाली टफ़। तो आपको ये तो पढ़ना ही नहीं है। आपको पढ़ना है एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस वगैरह जिसमें भी फिजिक्स आती है, उसके हिसाब से पढ़ना है। तो वो होती है बहुत आसान। कैसे होती है हम आपको बता दे रहे हैं। देखो, टोटल चैप्टर 18 से 20 बैठते हैं, और हर चैप्टर से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो होती है 10 के आसपास। बनेगा तो एक ही, लेकिन संभावित 10 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में। तो 200 क्वेश्चन, या और मान लो मैक्सिमम 250 क्वेश्चन। पूरी फिजिक्स में 250 क्वेश्चन बनते हैं जो आने की संभावना होती है। तो अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो भी अगर आप 250 क्वेश्चन समझ के जाएंगे, फिर कह रहे हैं रट के नहीं, समझ के जाएंगे, तो आप फिजिक्स के पूरे क्वेश्चन कर लेंगे किसी भी हालत में। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 20 वीडियो या 18 वीडियो आएंगे फिजिक्स के, और ये खास तौर से हेड रेडियो ऑपरेटर यूपीपीसीएस, इसके लिए जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। और बाकी एग्जाम में भी फ़ायदा ही करेगा। जब बता तो रहे हैं कि ये कंप्लीट ही है, तो चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। आराम से शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिजिक्स पूरी कंप्लीट करा दूंगा, बहुत आसान, और बता भी दूंगा कि क्या संभावित हैं। और वो संभावित बदलते नहीं हैं, हर साल वही संभावित क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जो है यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले देखने बताते जाना कि क्या समझ नहीं आ रहा। नहीं, डर लगता है, क्या डर लगता है। लंबाई का मात्रक मेजरमेंट है। तो मूल मात्रक वे होते हैं जिन्हें किसी अन्य मात्रक में डिनोट ना किया जा सके, मतलब बेस है। तो मूल मात्रकों की संख्या, एक क्वेश्चन ये बनता है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे? जो मूल मात्रकों से मिलाकर बनाए जा सकेंगे, उनकी संख्या कितने ही बना सकते हो। क्या तो क्वेश्चन क्या बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। या फिर ऑप्शन में दे देगा निम्न में से मूल मात्रक नहीं है, तो ये आप साथ याद कर लो। ये तो पता ही है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, और ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता। 7 है। पुरानी किताबों में देखोगे तो आपको 6 मिलेंगे पदार्थ की मात्रा तक। अब इनके मात्रक भी पूछ लेता है छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका कैंडला, और इसके प्रतीक मीटर, किलोग्राम, सेकंड का एस, एम्पियर ये, केल्विन के। और हाँ, के के साथ क्या है? डिग्री नहीं लगती है। के साथ डिग्री नहीं लगती। डिग्री किसके साथ लगता है? सेंटीग्रेड के साथ। पदार्थ की मात्रा मोल हो गया, ज्योति तीव्रता सी डी, ये दे देगा सी डी मात्रक है, तो लिख देना ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता की। तो इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए, बात खत्म। और हाँ, पहला चैप्टर लोग छोड़ देते हैं। पहले चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से दे देंगे, और देखो आगे कैसे हेल्प करता है ये। तो मूल मात्रकों की संख्या हमें पता चल गई। व्युत्पन्न मात्रक हो गए जो मूल मात्रकों से बनाए जाएं। अब एक और आ गया, पूरक मात्रक। पूरक मात्रकों की संख्या 2। कौन कौन से? रेडियन तथा स्टेरेडियन। ये कैसे होते हैं? ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल, और घन कोण। इन दो कोणों को मापने के लिए रेडियन व स्टेरेडियन, तो इनकी पूरक मात्रकों की संख्या भी पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कौन कौन है, तो रेडियन और स्टेरेडियन। अब देख लेते हैं प्रमुख भौतिक राशियां व उनके मात्रक। देखो, इसमें अभी पहले चैप्टर समझाने का नहीं है, जिसमें समझाने का होगा उसमें हम समझाएंगे आपको। और ये नोट्स चाहिए तो ग्रुप में, टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, वहाँ से पीडीएफ में आपको मिल जाए। तो किसी का मात्रक ज्ञात करना है,
तो उसकी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का पता होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मीटर, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह आयतन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इन तीनों का गुणा होता है तो मीटर मीटर मीटर, तो मीटर का क्यूब हो गया। और त्वरण या मंदन, त्वरण या मंदन, एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन, त्वरण को कहते हैं एक्सीलरेशन, मंदन को कहते हैं रिटार्डेशन। तो मंदन ये क्या होता है, वेग परिवर्तन यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, अपॉन में टाइम का क्या होगा, पर सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ आप वैसे भी याद कर सकते हो और निकाल भी सकते हैं। बल का मात्रक क्या हो गया, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो मास का मात्रक किलोग्राम, और त्वरण का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं न्यूटन। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फोर्स के मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, तो फोर्स के मात्रक आपको न्यूटन नहीं देगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देगा, किसी में लिख देगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको याद होना चाहिए क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद ना हो तो कैसे निकालेंगे, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, और द्रव्यमान एम है, त्वरण ए है, मास का तो मास ही रहेगा यानी कि किलोग्राम, और त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा का कोई मात्रक हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मास का मात्रक हो गया किलोग्राम, और वी के स्क्वायर माने मीटर पर सेकंड होता है वेग, और तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर या फिर जूल। बात खत्म हो गई। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी कि चाप यानी कि आर्क अपॉन रेडियस, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन। और कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, होता तो एफ एस कॉस थीटा है, लेकिन आप याद रखेंगे कार्य बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन क्या, मीटर, तो न्यूटन मीटर या फिर जूल। बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क होता है बल गुणे गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये बनाते हैं लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से मिनिमम दूरी यानी कि लंबवत दूरी। तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मीटर, तो न्यूटन मीटर, खत्म। और ये जो बार बार आता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वैसे ही याद कर लेना। निकाल भी सकते हो कैसे, कि जब ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि स्मॉल जी इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो जी का मात्रक निकालने के लिए जी आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, ठीक है। अब जी का मात्रक पता है, आर माने दूरी का मात्रक पता है, इसका एम होता है, इसका एम होता है, तो भी आप निकाल लोगे। जैसे जी क्या होता है, त्वरणित होता है, तो जी त्वरण क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर है ना, नीचे एम वन एम टू मास है, तो किलोग्राम स्क्वायर। और अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्यूब, इस तरह से आप निकाल लोगे तो फार्मूला बनता है। ये सब निकालने का बता रहे, आप सब चक्कर में ना पड़ो, सीधे सीधे याद रखो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है कैपिटल जी, इसका ये याद ही कर लेना, इसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, याद कर लेना। बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, कैपिटल जी। अब बात करते हैं गुरुत्वीय विभव की, तो वो होता है कार्य बटे द्रव्यमान। तो कार्य का मात्रक जूल हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। एक और इम्पोर्टेंट यंग्स मॉडुलस यानी कि यंग गुणांक, ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी कि प्रतिबल, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी कि प्रतिबल अपॉन विकृति। तो प्रतिबल न्यूटन में होता है और विकृति एरिया में होती है, तो वो हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव, तनाव क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, तो इसका भी मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है। और वेग परिवर्तनता मतलब दूरी के साथ साथ वेग में परिवर्तन, तो वेग बटे दूरी यानी कि प्रति सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होगा वेग का, और अपॉन में सेकेंड है, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो क्या बचा, वेग हो गया मीटर पर सेकेंड, और दूरी का क्या हो गया, मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, तो क्या बचा, प्रति सेकेंड। और जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया, द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है ना, तो एम का हो गया किलोग्राम और आर स्क्वायर का हो गया मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये हो गया टॉर्क का। तो टॉर्क याद रख लेना आप, यंग मॉडुलस याद रख लेना,
और पृष्ठ तनाव याद रख लेना। तो पृष्ठ तनाव यंग मॉडुलस का सेम ही होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये और गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान जूल पर केजी। तो कैपिटल जी यंग्स मॉडुलस, पृष्ठ तनाव और जड़त्वागुण, ये आप याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण हमने क्या बताया, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। कोणीय वेग क्या होगा, प्रति सेकंड होता है ना, तो एम आर स्क्वायर प्रति सेकंड हो गया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। कोणीय संवेग हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जड़त्वागुण इंटू कोणीय वेग, तो जड़त्वागुण का हो गया किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और कोणीय वेग हो गया प्रति सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड होता है ना, तो प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब ये भी कई बार पूछा है कि प्रतिरोधकता और चालकता एक साथ पूछा कंफ्यूज करने के लिए। तो प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, और चालकता यानी कि विद्युत चालकता का मात्रक है ओम प्रति मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर या वोल्ट, वेबर या वोल्ट, ये भी याद रखना है तीनों। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, ध्यान रखना आएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर और चालकता का मात्रक है ओम प्रति मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर या वोल्ट। धारा घनत्व क्या होगा, विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल, तो विद्युत धारा का एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर। धारिता, धारिता का मात्रक क्या होगा, Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है। धारिता क्या होगी, सी क्यू बाई वी, यानी कि आवेश बटे विभवांतर। तो धारिता का मात्रक होगा फैराडे। ठीक है, माइक्रो फैराडे, फैराडे, तो फैराडे में लिखा जाता है। श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला याद करोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट याद कर लेना। श्यानता गुणांक का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसको अगर यूनिट निकालेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड है, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, तो केजी एम की पावर -1, -1 का मतलब प्रति होता है, तो केजी एम की पावर -1 एस की पावर -1। ठीक, अब आते हैं प्लांक कांस्टेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लांक कांस्टेंट होता है E इक्वल टू ऊर्जा, एच से लिखते हैं प्लांक को, तो ऊर्जा अपॉन ई बाई आवृत्ति, आवृत्ति, तो इसका मात्रक होगा जूल सेकेंड। क्यों, आवृत्ति का प्रति सेकेंड ऊपर जाएगा और ऊर्जा का जूल, तो जूल सेकेंड मात्रक होता है प्लांक कांस्टेंट का। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी कि के, इसका होता है ऊर्जा अपन ताप यानी कि जूल पर केल्विन। ये भी पूछा जाता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी कि के, इसका मात्रक क्या है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मात्रक है जूल पर केल्विन, प्लांक कांस्टेंट का मात्रक है जूल सेकेंड और श्यानता गुणांक का मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड। धारिता का तो पता ही है फैराडे, कोई दिक्कत है नहीं। तो प्रतिरोधकता, चालकता, प्रतिरोधकता, चालकता और श्यानता गुणांक, प्लांक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, ये सब आप लोगों को याद कर लेना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की इनकी यूनिट क्या है ये हम आपको बता दे रहे हैं, इनमें से ही पूछता है, इसके बाद नहीं पूछता। अब सिस्टम की बात करते हैं कि किस तरह से मापन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो पुरानी चलती थी वो चलती थी FPS यानी कि फुट पाउंड सेकंड। तो ये भी पूछ लेते हैं FPS में P का मतलब क्या है, तो ये ओल्ड सिस्टम था। उसके बाद साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यानी कि CGS सिस्टम। फिर आता है MKS सिस्टम जो था मीटर किलोग्राम सेकंड, MKS सिस्टम। और फिर लेटेस्ट है SI सिस्टम जो यूज करते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, ये भी है। SI सिस्टम में जो बेस है ना, वो SI सिस्टम का आधार क्या है, वो MKS ही है।
और एसआई का फुल फॉर्म अगर पूछ लें तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कई बार फुल फॉर्म भी पूछा है तो आप बता देंगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई सिस्टम का बेस पूछे तो कौन सा सिस्टम है, तो MKS है। आप क्वेश्चन देखो, आपने देखे होंगे, यहाँ तक कि रीजनिंग में भी पूछ लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और फिजिक्स में तो पूछते ही पूछते हैं। महत्वपूर्ण मापन उपकरण, है ना। और जो सीरियल वगैरह दे दें वो इंग्लिश में भी पूछ लेने कि किसको क्या कहते हैं वन वर्ड में, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है। तो अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु किया जाता है। एमीटर का आपको पता होगा, विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। और एयरोमीटर का उपयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने के लिए किया जाता है। और एनीमोमीटर, ये इम्पोर्टेंट है, इसका उपयोग वायु की गति और शक्ति मापने के लिए किया जाता है। और एक्सीलरोमीटर के उपयोग गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए किया जाता है। और बोलोमीटर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये ऊष्मीय विकिरण यानी कि थर्मल रेडिएशन मापने के लिए काम में आता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए काम आता है। वर्नियर कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं की व्यास और गहराई नापने के लिए किया जाता है। और क्रायोमीटर, क्रायोजेनिक इंजन नाम सुना होगा, जो जिसमें निम्न ताप पर विभिन्न गैसें भरी हों और उनका दहन किया जाए, तो क्रायो बोलते हैं। तो क्रायोमीटर हो गया निम्न ताप मापने के लिए। और डेंसिटी मीटर पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी है। और फैदोमीटर इंपॉर्टेंट है, इस समुद्र या नदी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता नापने के लिए किया जाता है। और ग्रेवोमीटर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए किया जाता है उपयोग में। ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद ज़्यादा कुछ फिजिक्स में याद करने को नहीं है, ये पहले चैप्टर में याद करने वाली चीज़ें हैं और इनसे पूछते हैं तो याद कर लेना, बाकी फिजिक्स में फिर समझने वाला है। 3 3 फॉर्मूला हर चैप्टर में, बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, बाकी समझना है। और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। गायरोस्कोप क्या समझना, तो गायरोस्कोप घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। गायरोस्कोप घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इन तीन में से एक आने की संभावना है, कि हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए, और हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि के लिए, और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। ऑप्शन में हाइग्रो हाइड्रो दोनों मिलेंगे, इसलिए कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता नापते हैं और हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व नापते हैं। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता नापते हैं, ठीक है। याद रखना, ड्रो नहीं है यहाँ पर, ग्रो है, वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए। और क्रोनोमीटर पानी के जहाज़ों का सही समय, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, समय, तो सही समय ज्ञात करने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग करेंगे। और इम्पोर्टेंट है क्रेस्कोग्राफ, यानी कि जगदीश चंद्र बसु ने जिसकी खोज की थी, पौधों की वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र है। और डायलेटोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने वाला यंत्र है। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। अब बात करें नेफोस्कोप की, तो वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति व दिशा मापने के लिए होता है। और रेडियो माइक्रोमीटर, देखिए जहाँ पर भी रेडियो आए तो ये समझ लेना कि वो कोई रेडिएशन यानी कि उसमें विकिरण की मापने के लिए हो रहा है। और टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति, माने रोटेशन की गति मापने के लिए। और रेन गेज यानी कि यूडोमीटर, ये वर्षा की मात्रा मापने वाला यंत्र है। और रिफ्रैक्टोमीटर इंपॉर्टेंट, यह है पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक यानी कि म्यू ज्ञात करने वाला उपकरण है। और सैक्रोमीटर शर्करा की मात्रा सांद्रता मापने वाला यंत्र है। और स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास ज्ञात करने वाला यंत्र है, ये अपने स्कूल में आपने यूज किया होगा। इसके बाद आगे आते हैं। देखिए मजबूरी है इस चैप्टर में, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं तो क्या समझाएं, लेकिन कवर करना जरूरी है। इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, कहीं फिजिक्स के नाम पे, कहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम पर, किसी न किसी नाम पर आपसे पूछ लेते हैं। और जैसे कि सेक्सटेंट,
ये है ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र। और इसके बाद स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता यानी कि कर्व मापने के लिए स्फेरोमीटर का उपयोग करते हैं। और इम्पोर्टेंट है स्फेग्नोमैनोमीटर जो धमनियों में रक्त दाब मापने का यंत्र है। और थियोडोलाइट इम्पोर्टेंट, थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों का मापन, ट्रांसवर्स तथा लॉन्गिट्यूडनल एंगल नापने के लिए थियोडोलाइट। और थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है। वेंचुरीमीटर फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह है द्रवों के प्रवाह की, फ्लूइड फ्लो की गति मापने का यंत्र है। लाउड स्पीकर पता होगा, इसी पे तो बैन करवाना है। आगे देखो मैक मीटर, ये वायुयान की गति ध्वनि के अनुपात। मैक नंबर क्या होता है कि ध्वनि के रेशियो में, जैसे मान लो ध्वनि का 332 किलोमीटर ध्वनि का 332 मीटर पर सेकेंड है वेग, और वायुयान मान लो चल रहा है 332 मीटर पर सेकेंड है क्या, नहीं, हाँ 332 देख लेना, मीटर पर सेकेंड ही है या किलोमीटर पर सेकेंड, जो भी हो 332 है। तो इसके रेशियो, ध्वनि के रेशियो, मतलब अगर वायुयान ध्वनि के वेग से दोगुना स्पीड से चल रहा है तो उसका मैक नंबर कितना हो जाएगा, 2। और वायुयान ध्वनि के वेग से 4 गुना स्पीड चल रहा है तो मैक नंबर हो जाएगा 4। अच्छा 332 मीटर पर सेकेंड ही होता है, ठीक है, फाइनल 332 मीटर पर सेकेंड। और मैग्नेटोमीटर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने के लिए उपयोग आता है। मैक मीटर बहुत याद रखना, वायुयान की गति के मापने के लिए। मैक नंबर भी कई बार पूछा है, तो मैक नंबर वायुयान का वेग का अनुपात ध्वनि के अनुपात की तुलना। अब आगे आते हैं ओडोमीटर की, तो वाहन द्वारा चली गई दूरी। और ओम मीटर यानी कि विद्युत प्रतिरोध। और ओंडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए। और इम्पोर्टेंट पायरो जहाँ पे होगा वहाँ आग से संबंधित होगा, यानी उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। क्रायोमीटर निम्न ताप, और पायरोमीटर उच्च ताप। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। पॉलीग्राफ टेस्ट आपने सुना होगा, वो अपराधियों के कथन की सत्यता की जांच के लिए। और रडार दूर स्थित वस्तुओं की पता लगाने के लिए। रेडियो हमने कहा था वहाँ विकिरण, तो रेडियोमीटर विकिरण मापक। और सिस्मोग्राफ भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिस्मोग्राफ भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं स्पीडोमीटर, तो पता ही होगा गतिमान वाहन की गति के लिए। और फिर से इंपॉर्टेंट आ गया पायर हिलियोमीटर यानी कि सौर विकिरण, जहाँ पर पायर ये सब वो माने हीट, विकिरण, रेडिएशन, इससे संबंधित। तो पायर हिलियोमीटर है तो वो सौर विकिरण का मापन करेगा। और विस्कोमीटर यानी कि विस्कोसिटी यानी कि द्रव की श्यानता ज्ञात करने में उपयोग आएगा। और वेव मीटर ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा ज्ञात करने के लिए आएगा। और इलेक्ट्रॉन मीटर ये है विभवांतर मापने का यंत्र। अब इसमें जो फालतू के क्वेश्चन यानी कि विविध क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं, इसके बाद इस टॉपिक से आप फ्री हो जाएंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉ, मज़ा आएगा। तो चलिए, ल्यूमेन जो है वो मात्रक है, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है ये भी पूछ लेते हैं, तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर याद रखना। और 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। देख लेना ध्यान से, ऑप्शन में मीटर किलोमीटर जानबूझ के लिखता है जिससे आपको कन्फ्यूजन हो, यहाँ पे लिख देगा किलोमीटर, वहाँ पे लिख देगा मीटर, तो देख लेना। तो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर और 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर, ये होता है एक लाइट ईयर। एक लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। और ये होता क्या है, एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, वो कितनी है, 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। और आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है, तो वो है डॉप्सन। और वायुमंडलीय दाब किस में नापते हैं, वो नापते हैं बार में। और कार्य व ऊर्जा का मात्रक पूछ ले तो जूल। और एक बार क्या होता है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। माने अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की सीट हो और इस पर 1 किलोग्राम भार महसूस किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक बार दाब। आवेग का मात्रक क्या होगा, क्या होता है आवेग, बल कितने समय तक लगा, तो न्यूटन इनटू सेकेंड। ये इनटू है, प्रति नहीं है, न्यूटन सेकेंड।
आवेग का मात्रक पूछ लेता है न्यूटन सेकेंड, और पारसेक है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक कितना होता है 3.26 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। 3.26 घोड़े एक लाइट ईयर, तो 3.26 लाइट ईयर हो गया एक पारसेक। अगर पूछ ले कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो पारसेक है। और एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति वो होती है 746, कई जगह 740, कई जगह 736, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए 700। और ऑप्शन में तीनों नहीं मिलेंगे, कोई एक ही मिलेगा, तो आप समझ लो एक हॉर्स पावर 746 वाट, एक अश्व शक्ति माने 746 वाट। और जल का बहाव किसमें नापते हैं? क्यूसेक। बोलते हैं ना इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया बांध में। और दुग्ध में वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए ब्यूटिरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता किससे नापते हैं? लक्स मीटर। लक्स साबुन आता है ना, एकदम चमकने लगता है, तो प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर। हाँ, आजकल भैंसें नहाती हैं लक्स से, वही वाला। तो प्लेन एंगल, क्यूब एंगल, ये पूरक राशियाँ हमने बताया था। प्लेन एंगल, क्यूब एंगल, रेडियन और स्टेरेडियन इनके मात्रक हैं। और हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, तो कई बार सुना होगा। अब विभिन्न मात्रकों की बात करते हैं, तो एक एंगस्ट्राम 10⁻⁻10 मीटर, और एक खगोलीय इकाई होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कितनी? ये भी आपको याद रखनी है कि एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। और एक डॉप्सन होता है 10 माइक्रोमीटर का, यानी कि 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो 10⁻⁻6 गुणे 10 करोगे तो क्या होगा? 10⁻⁻5 मीटर। और डॉप्सन किसकी इकाई थी? ओजोन परत की चौड़ाई मापने की इकाई थी। तो एक डॉप्सन हो गया 10⁻⁻5 मीटर या फिर 10 माइक्रोमीटर। और ये भी पूछ लेते हैं, एक बैरल तेल के मापते हैं ना, इतने बैरल तेल, तो एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। और एक फैदम होता है 6 फीट के बराबर। और एक टेरोमीटर होता है 10⁻12 मीटर के। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। और किलोमीटर में करना होगा तो क्या करेंगे? 3 × 10⁻5 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन देख लेना, मीटर किलोमीटर में कंफ्यूज करने के लिए वो लिख सकता है। इसके बाद आगे आते हैं, मस्तिष्क विभव को मापने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। और गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर, और वायुमंडल का दाब मापने के लिए बैरोमीटर। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक होगा रेडियन। और एक एयू जो अभी हमने कहा था 1.496 इंटू 10⁻11 वाला, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? पृथ्वी व सूर्य के बीच की एवरेज दूरी। एवरेज दूरी क्यों कह रहे हैं? देखो ये है इलेप्टिकल पाथ, तो कभी यहाँ पर सूर्य होगा, कभी यहाँ पर सूर्य होगा, तो ये कभी इतनी दूरी होगी, कभी इतनी दूरी होगी, तो ये सारी दूरियों का एवरेज निकाल लिया, वो कहलाया एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब बात करते हैं अदिश व सदिश राशियों की। तो वह राशियाँ जिनको दर्शाने के लिए सिर्फ परिमाण परिमाण यानी कि वैल्यू की आवश्यकता होगी, वो अदिश राशियाँ कहलाएंगी। और जिनके लिए परिमाण व दिशा दोनों आवश्यक होंगी, वो कहलाएंगी सदिश राशियाँ। उन पर क्या लगा देते हैं? एरो। अदिश राशियाँ देख लो, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व। और सदिश राशियाँ हो गई वेग, बल, विस्थापन। सबके लिए डायरेक्शन चाहिए ना, संवेग, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता आदि। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि विद्युत धारा है, भले ही हम कहते हैं धारा के प्रवाह इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन ये सब होता है, लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि है। और अदिश राशि क्यों है? कि जो ये सदिश राशि वाला जो फॉर्मूला होता है ना एडिशन का, वो फॉलो नहीं करती। सदिश राशि का जो फॉर्मूला होता है, नियम होता है सदिश राशियों का, वो फॉलो नहीं करती है, इसलिए विद्युत धारा क्या कहलाई? अदिश राशि। अब कुछ महत्वपूर्ण राशियों के मात्रक देख लीजिए। दूरी या लंबाई का पता है मीटर, चाल या वेग का मीटर पर सेकंड। देखो जिसको पता है उसको कोई दिक्कत ही नहीं, जिसको नहीं पता रट लेना। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। बल का न्यूटन, समय सेकंड, कोण रेडियन, विद्युत प्रतिरोध ओम, ज्योति फ्लक्स का मात्रक न्यूमेन, विद्युत धारिता का होता है कैपेसिटी का फैराडे, विभवांतर वोल्ट, आवेश आवेश का न्यूटन सेकंड, गलत है, कूलाम होता है।
आवेश का कूलाम, सॉरी, आवेश का कूलाम। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, ज्योति तीव्रता कैंडला, ऊर्जा या कार इसका जूल होता है, घन कोण स्टेरेडियन, चुंबकीय फ्लक्स इसका होता है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स इसका मात्रक वेबर, दाब पास्कल, शक्ति का वाट, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, इंपॉर्टेंट, शक्ति का वाट, ताप का पास्कल, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी इसका पूछ लेते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, विद्युत आवेश कूलाम, तो अच्छा आवेश नहीं है, सॉरी, ये आवेग है, तभी हम कहें कि ये आंसर न्यूटन सेकेंड कहाँ से हो गया। तो आवेग का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन सेकेंड, आवेग, ठीक है, आवेग है, इम्पल्स, आवेग का मात्रक हो गया न्यूटन सेकेंड, ये ठीक है। और आवेश का हो गया कूलाम, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेग मीटर पर सेकेंड, घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, प्रेरकत्व या प्रेरक उसका हो गया हेनरी, बल आघूर्ण न्यूटन मीटर, संवेग, संवेग भी इंपॉर्टेंट है, और बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का क्या है मात्रक न्यूटन मीटर, संवेग का है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और रेडियो सक्रियता का है बैकुरेल पर सेकेंड, और प्रदीप्त घनत्व का है लक्स, प्रदीप्त घनत्व का है मात्रक लक्स। अब बात करें एक पिकोग्राम की, तो एक पिकोग्राम 10⁻⁻12 किलोग्राम के बराबर होता है, और 10⁻12 किसके होगा, ग्राम के, बात खत्म। एक पिको माने 12 होता है ना, तो एक पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम, या फिर 10⁻15 किलोग्राम। एक मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम पता ही होगा, एक कैरेट में होता है 205.3 मिलीग्राम, 205.3 मिलीग्राम, और एक पाउंड में होता है 453.52 ग्राम, और एक आउंस होता है 28.35 ग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक किलोग्राम में हो गया 2.205 पाउंड। लंबाई का सबसे छोटा मात्रा हो गया फर्मी, यानी कि 10⁻15 मीटर, और एक समुद्री मील, ये कई बार पूछा है इसलिए हमने बताया, कुछ भी फालतू यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। एक समुद्री मील ये क्या होगा, 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। आप डायमेंशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो बताए दे रहे हैं, इसके बाद डायमेंशन में भी मिलेगा नहीं। मूल मात्रकों के, देखिए कोई आपको जेई की परीक्षा देनी नहीं है, उसके अलावा जो परीक्षा है उसमें इतना ही पूछता है कि आपको बेसिक आती है कि नहीं। तो वेग का मात्रक हो गया LT-1, मात्रक निकालते कैसे हैं, वेग क्या होता है, चाल, वेग क्या होगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो दूरी का मात्रक L और समय का T से डिनोट करते हैं, L/T हो गया, यानी कि LT-1। इसी तरह त्वरण क्या होगा, वेग परिवर्तन यानी कि डेल्टा V/टाइम, तो वेग का मात्रक हो गया हमें पता है LT-1, अपॉन में टाइम कर दिया तो LT-2। इसी तरह संवेग का हो गया द्रव्यमान गुणे वेग, तो संवेग m द्रव्यमान का और वेग का LT-1, घनत्व ml-3, घनत्व क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का m, आयतन का हो गया L3, तो L-3 ऊपर आ जाएगा, क्षेत्रफल का L² आयतन L3, ये अगर समझ आते हैं तो सीधा सीधा है, नहीं तो बिल्कुल रट लेना, एक तो बल रट लेना, MLT-2 होता है, रट लेना, इसको रट लेना, ML ऐसे ही आ जाता है, कैसे, फोर्स क्या होता है F=ma, तो m से m रख दिया, और एक्सीलरेशन का क्या होता है LT-2, तो MLT-2, और दाब का क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल होता है, तो MLT-2 अपॉन क्या कर देंगे आप, L², तो हो जाएगा ML-1T-2। नहीं भी समझ में आ रहा तो याद कर लो, नहीं तो समझ लो दाब क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स का मात्रा क्या हो गया ML-T-2, याद कर लो, और एरिया का क्या होगा L², तो स्क्वायर ऊपर गया तो क्या हो गया ML-1T-2, आंसर। तो यही तो लिखा है, दाब का मात्रक ML-1T-2। कार, द देखो बल गुणे विस्थापन होता है, तो ML-T-2 बल हो गया, और इसमें कार यानी विस्थापन, विस्थापन का क्या होता है L होता है, लंबाई तो होती है, तो हो जाएगा ML²T-2। ये तीनों याद कर लेना, ये तीनों याद कर लेना। इसके बाद श्यानता गुणांक का ML-1T-1 याद रखना, और
कैपिटल जी हमने बताया था, तो m-1 L3t-2 और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी कि k ml2t-2 और k-1। प्लैंक कांस्टेंट ml2t-1 ml2t-1। और पृष्ठ तनाव हो गया, तनाव क्या होता है F/L, तो F फोर्स का हो गया mlt-2 अपॉन L कर घटा दिया तो mt-2। समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इतने रट लो। क्या कौन कौन से बल, जिसका mlt-2, दाब जिसका ml-1t-2, कार ml2t-2, श्यानता गुणांक ml-1t-1, कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो m-1 L3t-2 m-1 L3t-2 और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यानी कि k ml2t-2 और k-1। k मतलब ताप का होता है, जिसको हम बोलते हैं केल्विन से डिनोट करते हैं, वही है ml2t-2 k-1। इसके बाद प्लैंक कांस्टेंट यानी कि h, इसका हो गया ml2t-1 और पृष्ठ तनाव का हो गया mt-2, क्योंकि पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है F/L। तो F का फॉर्मूला हो गया mlt-2 अपॉन में L, तो बचा mt-2। इसके अलावा डायमेंशन किससे बाहर नहीं पूछेंगे, आपको पीएचडी उसको करानी नहीं। तो यहाँ पर चैप्टर 1 फिनिश होता है। बहुत ही बोरिंग चैप्टर था, लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम चैप्टर 2 लाएंगे, वहाँ से आएगा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट फिजिक्स में आपको। और पूरे वीडियो देखना, बीच बीच में अगर छोड़ोगे तो समझ में तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन मज़ा नहीं आएगा अगले वाले चैप्टर्स में कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।